नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुकेश मिल्स की रहस्यमयी और आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। मुंबई जैसे मॉडर्न शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह खड़ी है जो गुजरे हुए कल, भयानक हादसों और अनकही कहानियों का एक परफेक्ट मिक्स है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत की कहानी नहीं है। ये उस विजुअल स्टाइल और एस्थेटिक्स ऑफ रून यानी खंडरों के सौंदर्य का एक अनूठा अध्ययन है। एक ऐसी रोमांचक यात्रा जहाँ इतिहास और रहस्य आपस में टकराते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इमेजिन कीजिए, काली रात का आसमान और उनके बीच से झांकती इन जली हुई काली खिड़कियों की आकर्षक आर्चेस। मुंबई जैसे चमकते मेट्रोपोलिस में ये किसी दूसरी दुनिया के दाग जैसा लगता है ना। एक जली हुई और काई से ढकी इमारत अपने आसपास की आधुनिकता को मुंह चिढ़ाती हुई खड़ी है, अपनी एक अलग ही थोड़ी डरावनी लेकिन बेहद आकर्षक पहचान बनाए हुए। ये एक ऐसी विजुअल मिस्ट्री है जिसे सुलझाने में सच में बहुत मजा आने वाला है। सेक्शन 1, एन आर्किटेक्चरल गोस्ट टाउन। एक ऐसी जगह जो अब सिर्फ एक भूतिया खंडहर बनकर रह गई है। अब देखिए, साल 2019 में बीएमसी ने इस कॉम्पाउंड को ऑफिशियली और पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ की इमारतें और स्ट्रक्चर्स बेहद कमजोर और खतरनाक हो चुके थे। जिंदा इंसान तो यहाँ आमतौर पर जा नहीं सकते, लेकिन अफवाहें ये हैं कि यहाँ कुछ अजीब किराएदार अभी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन खाली सुनसान कॉरिडोर्स में दूसरी दुनिया के साए घूमते हैं। भले ही इन बातों का कोई ठोस प्रमाण ना हो, लेकिन अजीब आवाजें, गूंजते कदम और परछाइयों के दिखने की बातें यहाँ काफी आम हैं। सेक्शन 2, बॉम्बेज बूमिंग कॉटन एरा, यानी सूती कपड़ा उद्योग का वो सुनहरा दौर। अगर मुकेश मिल्स के उतार चढ़ाव को देखें तो ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। 1850s के दशक में बॉम्बे में टेक्सटाइल बूम शुरू हुआ था और इसी वेव पर सवार होकर लेट 1800s में मुकेश मिल्स की स्थापना हुई। इसने ब्रिटेन को होने वाले कॉटन एक्सपोर्ट्स का खूब फायदा उठाया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1929 की बॉम्बे मिल वर्कर्स की स्ट्राइक आई। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियां आने लगी। मजदूरों और मालिकों के बीच टकराव बढ़ा और धीरे धीरे इस विशाल इंडस्ट्रियल जायंट का पतन शुरू हो गया, जो आखिरकार साल 2000 में बॉम्बे की आखिरी मिल बंद होने तक चलता रहा। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआती सफलता का आखिर राज क्या था। दरअसल मुकेश मिल्स का ओरिजिनल नाम कोलाबा मिल था और इसके शुरुआती मालिक कोलाबा लैंड एंड मिल कंपनी थे। उन्होंने कोलाबा में समुद्र से जमीन वापस लेकर यानी लैंड रिक्लेम करके वहाँ अपने गोदाम बनाए, और यही वजह थी कि इस मिल को समुद्र के बिल्कुल किनारे एक ऐसी प्राइम लोकेशन मिली जिसका उस जमाने में कोई मुकाबला ही नहीं था। समुद्र से बिल्कुल सट कर खड़े होना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द ट्रैजिक 1982 फायर। एक ऐसी विनाशकारी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। 1982 में इस जगह पर एक बेहद भयानक आग लगी। एक ऐसा इन्फर्नो जिसने न सिर्फ इस पूरी मिल को जलाकर राख कर दिया, बल्कि अंदर फंसे कई मजदूरों की बेहद दर्दनाक तरीके से जान ले ली। इस आग ने इन दीवारों पर जो काले और जले हुए निशान छोड़े, वो परमानेंटली इस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए। इसी ट्रेजेडी के बाद इस जगह को पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भूतिया अफवाहों की हम अक्सर बात करते हैं, उनकी शुरुआत, उनकी बुनियाद दरअसल इसी दर्दनाक घटना को ही माना जाता है। सेक्शन 4, बॉलीवुड्स फेवरेट एटमॉस्फेरिक रूइन, यानी हमारे सिनेमा का पसंदीदा खंडहर। अब इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे 1990s के दशक में बॉलीवुड के लोकेशन स्काउट्स ने इन जले और टूटी हुई दीवारों का, यानी इस एस्थेटिक्स ऑफ रूइन का बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल किया। हम फिल्म की वो टूटी हुई सीढ़ियां याद है, या सड़क की बिखरी हुई खिड़कियां, हीरोपंती में वो टूटी छतें, और ओम शांति ओम के क्लाइमैक्स में वहां की वो जंग लगी मशीनरी। जिन जले हुए निशानों ने इस इमारत को बर्बाद किया था, उन्हीं विजुअल मार्कर्स को एक्शन क्लाइमैक्सेस और आइकॉनिक डांस नंबर्स के लिए एकदम आइडियल सेटिंग मान लिया गया। काफी आयरॉनिक है ना? अगला सेक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग द पैरानॉर्मल क्लेम्स। इन डरावने दावों की थोड़ी पड़ताल करते हैं। इस साइट पर डर का जो एक माहौल सालों से बना हुआ है, उसे इन घटनाओं से काफी हद तक समझा जा सकता है। एक मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा वक्त इन खंडहरों में फिल्म क्रूज ने बिताया है।
और इसलिए ऐसे किस्से भी वहीं से सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। 90s के दशक की बात है, एक अनजान अभिनेत्री की आवाज अचानक भारी और मर्दाना हो गई और उसने क्रू को वहां से तुरंत निकल जाने की चेतावनी दी। फिर 2003 में फुटपाथ फिल्म के सेट पर बिपाशा बासु ने बताया कि उन्हें किसी अनसीन फोर्स ने रोकने की कोशिश की, और 2014 में तो इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने एक सेंसर डॉल का इस्तेमाल करके यहाँ एक इंटेलिजेंट फोर्स को डिटेक्ट करने का दावा तक किया था। मतलब फिल्म इंडस्ट्री लगातार ऐसे अजीब अनुभव शेयर करती आई है। लेकिन इन सब दावों के बीच एक और एंगल है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जी न्यूज़ पर गौरव तिवारी के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डिबेट हुई थी और वहाँ किसी ने बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा था। सवाल था कि अगर वहाँ सच में ऐसी कोई अनसीन शक्ति थी तो उन्हें हमारी भाषा कैसे समझ आई, क्या पता वो पंजाबी बोलते हों या मराठी। ये पॉइंट इन रहस्यमय बातों पर एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा सा लाइट हार्टेड सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि जब हम ऐसी पैरानॉर्मल बातों को देखते हैं तो उसमें थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस ढूंढना भी तो बनता है। सेक्शन 5, अ फैशनेबल येट फ्रोजन फ्यूचर। फैशन और थमे हुए वक्त का अजीब सा कॉम्बो। अगर आज की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ इसका बेहद ग्लैमरस रीपर्पसिंग हुआ है, जैसे समुद्र के किनारे कैफे जोई के शानदार डिनर्स, लैक्मे फैशन वीक के रनवेज और यहाँ तक कि वेडिंग्स भी आयोजित हुई हैं। इन सब में इन डरावने खंडहरों को एक हाई फैशन एजी बैकड्रॉप की तरह यूज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ है इसका अनटचेबल डीके, अनवेरिफाइड भूतिया दावे, बेहद वीक और टूटती हुई दीवारें, और सबसे बड़ी आफत ठीक बगल में एक नवल हेलीकॉप्टर बेस का होना। ये लीगल रुकावटें इसके नए निर्माण को बिल्कुल रोक देती हैं। इन दोनों एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट्स ने इस इमारत को वक्त में बिल्कुल फ्रीज करके रख दिया है। तो इस सब के बाद आखिर में हमें सोचना पड़ता है कि मुकेश मिल्स की असली लेगेसी, इसकी असली पहचान आखिर है क्या? क्या ये बॉम्बे का वो बूमिंग इंडस्ट्रियल इतिहास है, या फिर उसकी ग्रिटी और थोड़ी डार्क सिनेमैटिक ग्लैमर, या फिर सिर्फ उन अनकहे खंडहरों का डरा देने वाला सन्नाटा? एक ही जगह पर इतने अलग अलग रूप और विजुअल आइडेंटिटीज कैसे पलते हैं? यही इस साइट का सबसे बड़ा मैजिक है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन रहस्यमयी दीवारों को देखने का एक नया और मजेदार नजरिया जरूर दिया होगा।